गाइस, हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है इसी करंट एमसीक्यू से रिलेटेड। इससे पहले हम एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रिलेटेड हमने 6 क्वेश्चन करा चुके हैं। उनको जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्ले लिस्ट में है, आप इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, वो किससे रिलेटेड होगा। आज हम रेजोनेंस यानी अनुनाद होती है कंडीशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। सो देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर cos फाइव, पावर फैक्टर को हम cos फाइव भी कहते हैं, इट रेजोनेंट कंडीशन इन आरएलसी सर्किट, यानी जो अनुनाद की स्थिति होती है उसमें आरएलसी सर्किट में जो है पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है cos फाइव क्या होता है। cos फाइव जिसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है R बाई जेड। आर यानी जो है ओम का जो नेट सिंपल वो नॉर्मल लगा रहता है ना आर, और जेड होता है टोटल नेट जो है रेजिस्टेंस वो होता है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं आर और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास जेड का फॉर्मूला। और हमें पता है कि रेजोनेंट कंडीशन दे रखी है, यानी अनुनादी अवस्था दे रखी है, अनुनादी कंडीशन दे रखी है। तो मुझे पता है अनुनादी स्थिति में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, मैंने सिद्ध करवा रखा है। जो है 12th फिजिक्स नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसमें पूरी जो आ रहे जो है कौन सा अल्टरनेटिव करंट चैप्टर पूरा 8-10 लेक्चर में ले रखा है, उसमें सारी थ्योरी कंप्लीट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसको जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। अगर आपको एमसीक्यू समझने तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं आराम से। तो एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो एक्सएल बराबर एक्सी करेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर बाई आर दैट इज 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ वी चेंज द कैपेसिटेंस 1/4 of resonating condition, then what change in inductance should do for keeping the resonating conditions। इसका मतलब है अनुनादी स्थिति तो है, उस पर कोई कैपेसिटेंस है, और अनुनादी स्थिति पे कोई क्या है, इंडक्टेंस यानी संधारित्र और प्रेरकत्व है। तो हमने जब अनुनादी स्थिति में वो मान लिया, हमने संधारित्र एल मान लिया और संधारित्र सी और प्रेरकत्व एल मान लिया, है ना। अब हमने कैपेसिटेंस क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। तो हमें जो है जो कैपेसिटेंस यानी सी क्या कर दिया हमने, 1/4 कर दिया। तो हमें जो इंडक्टेंस है वो कितना चेंज करना चाहिए कि जो अनुनादी स्थिति फिर भी बरकरार रहे। तो हम सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सएल बराबर एक्सी, अनुनादी कंडीशन दे रही है आपसे, जिससे कीपिंग द रेजोनेटिंग कंडीशन यानी अनुनादी स्थिति इक्वल रहे। तो हमें पता है कि अनुनादी जो कंडीशन होती है उसमें एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है ना। तो एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो एक्सएल को क्या लिख सकता हूं मैं, एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा। ये हमारी अनुनादी स्थिति के लिए मैंने मान ली कि माना पहले स्टार्टिंग में अनुनादी कंडीशन के लिए प्रेरकत्व एल था और जो कैपेसिटेंस ओमेगा था, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या कर दिया हमने, 1/4 कर दिया जो कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, एल की जगह ना L/4 आ जाएगा। ओमेगा बराबर 1/c डैश ओमेगा आ जाएगा, मतलब बेसिकली एल डैश ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि नया वो प्रेरकत्व हो गया और नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो एल डैश की जगह मैंने L/4 कर दिया। तो देखो एल आ गया और इधर ओमेगा आ रहा है। अब नीचे 4 आ रहे, तो इधर अगर 4 हो जाए, 4c हो जाए, सी डैश की जगह अगर 4c हो जाए, आउट हो जाएगा। तो बेसिकली समझ में, इसको एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूं कि जैसे नया है एल डैश ओमेगा इक्वल्स टू 1/c डैश ओमेगा, है ना। तो मुझे बेसिकली एल ओमेगा इक्वल्स टू सी ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो एल डैश क्या हो जाएगा, L/4 ओमेगा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/c डैश ओमेगा। तो सी डैश किसके बराबर होना चाहिए कि जो एल ओमेगा बराबर सी ओमेगा आ जाए। तो सी डैश किसके बराबर होना चाहिए, 4 इंटू सी के बराबर होना चाहिए। सी डैश की वैल्यू 4 गुना होना चाहिए। सी डैश इक्वल्स टू 4 इंटू सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए क्यों, देखो सी डैश आ रहा है, अब इधर 4c कर दूंगा, सी डैश की जगह मैं 4c कर दूंगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही आ गया ना एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा। अनुनादी स्थिति बन गई ना, समझ गए ना कैसे किया। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। एक बात और फिर भी क्लियर करते हैं, L/4 हो गया, इधर सी डैश ओमेगा आ गया, है ना, सी डैश ओमेगा आ गया। अब मैं क्या करूं कि मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन। तो देखो सी डैश की जगह कंपैरिजन करूंगा तो एल ओमेगा रखना है, यानी मुझे सिर्फ इस तरफ एल ओमेगा ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 काटना पड़ेगा, मुझे 4 काटना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ या तो 4 से ऊपर गुणा करता हूं तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर इधर ही जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 4 नीचे 4 से करता हूं ना, 4 से डिवाइड करता हूं तो दोनों तरफ 4 आ जाएगा और कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुझे ये 4 करना पड़ेगा। 4 क्या करना पड़ेगा, सी के बराबर करना पड़ेगा, 4c करना पड़ेगा। इससे 4 से 4 कट जाए और एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा, यानी 4 गुना होनी चाहिए, क्योंकि 4c लिखा है ना, सी डैश की जगह 4c कर दिया, जब भी तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो नहीं क्या है 4 गुना हो रही है, कितनी हो रही है 4 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसमें जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू 120 ओम है, और जो ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, क्या कोणीय आवृत्ति, ये देखिए मेरे पास 4 × 10⁻³ दे रखी है, 4 × 10⁻³ रेडियन पर सेकंड।
इट रेजोनेटिंग कंडीशन, यानी जो अनुनादी अवस्था उस कंडीशन में जो वी आर यानी प्रतिरोध जो ये वाला आ रहा है ना, उस प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और जो कुंडली के सिरों पे वीएल, क्योंकि आरएलसी एक तो कुंडली होती है, कैपेसिटेंस होता है और जो है रेजिस्टेंस भी होता है, ये तीनों चीजें होती है। तो जो कुंडली के सिरों पे वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। देन फाइंड एल एंड सी हमें फाइंड करना है, प्रेरकत्व एंड जो है कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ऑप्शन देख के आप देख सकते हैं। तो हम सीधे पहले जो है डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डायग्राम। एलसीआर सर्किट है तो मैंने आर बना लिया और ये मैंने एल बना लिया, क्या, और ये मैंने एक तरह से सी बना लिया। तो एक तरह से पहले मैं डायग्राम बनाया था, आपको आसानी पड़ेगी समझने में। सॉरी गाइस, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, सी से तो कनेक्ट हो रहा होगा ना, जो परिवर्ती, ये क्या है हमारे पास आर, ये क्या हमारे पास एल, ये हमारे पास सी है। तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी वी आर हो जाएगी, है ना, और इसके सिरों पे जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी वी एल, और इसके सिरों पे वीसी हो जाएगी। वीसी हमें देने की है तो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल वी होती है ना, टोटल क्या होती है? वी होती है, क्योंकि जो इस सोर्स से निकलती है वोल्टेज वो इसमें इसमें अलग अलग होती है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जो सीरीज में अगर कोई 3-4 सर्किट होते हैं तो जो वोल्टेज होती है वो सब में डिवाइड हो जाती है। इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V के बराबर हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी। लेकिन करंट उल्टा होता है गाइस, करंट आई जा रही है इसमें, तो इसमें से आई जाएगी निकलेगी, फिर यहाँ से आई जाएगी, इसमें से तो निकल के आई, फिर इसमें से बहती हुई यहाँ से भी आई निकलेगी, आई सेम रहती है पूरी सीरीज में। लेकिन जो है वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज अगर सीरीज में कोई चीज दे रखी है तो वोल्टेज सब में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। लेकिन पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पैरेलल में पूरी वोल्टेज सब पे सेम हो जाती है और करंट सब में अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे पैरेलल में सपोज करो ये आ गया और ये एक तरह से पैरेलल में 3, तो वोल्टेज तो इन सब पे इतनी रहेगी, वी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन करंट इसमें भी बढ़ जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको पता होगा भाई ऐसा क्यों होता है, 12th करी होगी, 11th 10th में भी बेसिकली है। तो बेसिकली हमें एल और सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एल और सी किस फॉर्मूले में आ रहा हो, जब अनुनादी रेजोनेटिंग कंडीशन हो, आप सोचो। तो मुझे पता है एक्सएल क्या होता है, एक्स ही होता है अनुनादी कंडीशन के लिए। तो एल ओमेगा दैट इज 1/c ओमेगा। इससे मैं ओमेगा कैसे फाइंड होगा, ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1/LC आ जाएगा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 1/√LC, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे तो 1/√LC। तो मुझे पास ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मेरे पास एल और सी दोनों पूछे, तो अगर इनमें से कोई एक चीज आ जाए तो दूसरी तो अपने आप ही निकल आएगी। तो बेसिकली मैं इन ओमेगा मेरे पास दे रखा है, मेरे पास एल और सी फाइंड करने, तो इनमें से मैं पहले कोई एक चीज निकालूंगा, तो सी निकालूंगा या एल निकालूंगा। वो एक चीज निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो वो लास्ट बचेगी, वो भी निकल आएगी। तो मैं कौन सी निकालूं? तो मुझे पता है कि मुझे एल निकाल पाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे एल का रिलेशन कुछ देर का वीएल देर का है। सी वाला कैपेसिटेंस वाला मुझे कोई कैपेसिटेंस से रिलेटेड मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, मुझे मेरे को एक तो देखिए आर से रिलेटेड और एक एल से रिलेटेड। तो इसके थ्रू मैं एल निकालने की कोशिश करूंगा। तो एल के सिरों पे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, आई जाएगी। नेट करंट पूरे में करंट आई बहेगी, तो आई मान ली, और जो है इसके सिरों पे जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सएल हो जाएगा ना। तो जो वी क्या हो जाएगी, वी एल दैट इज आई इंटू एक्सएल हो जाएगी, एक्सएल हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो वीएल मेरे पास 40 दे रखी है, बराबर आई इंटू एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा एल ओमेगा, क्या हो जाएगा एल ओमेगा। अब देखो ओमेगा दे रखा है, लेकिन आई अब मेरे को पता नहीं है, क्योंकि एल निकालनी है तो आई भी तो पता होना चाहिए। आई मैं इसका यूज करते हुए निकालूंगा इस फॉर्मूले का, वी आर क्या होगा, वी आर होगा आई इंटू आर होगा, आई इंटू आर होगा। तो वी आर की वैल्यू मेरे पास 60 दे रखी है, आई मुझे पता नहीं है, और गाइस आर की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 120। तो आई क्या आ गया, आई आ गया मेरे पास 1/2 आ गया यहाँ से। बस आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/2 रख दो, और ओमेगा की जगह में क्या लिखूंगा, इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये रख दिया मैंने। अब देखो इससे कट करूंगा तो 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो ऊपर इधर क्या आ जाएगा 20/10⁻³ दैट इज एल। तो 20 इंटू 10⁻³ दैट इज एल। तो -3 में होता है, इसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं मिली कहते हैं, -3 क्या मिली, और -6 होता है तो माइक्रो कहते हैं। तो ये क्या है 20 मिली हेनरी कह सकते हैं। तो 20 मिली हेनरी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। मेरे पास एल की तो वैल्यू आ गई एल। अब मैं सी और फाइंड करता हूँ, सी किससे फाइंड करूंगा, अब इस फॉर्मूले में सीधे एल की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधे। तो ओमेगा क्या देगा मेरे पास, ओमेगा दे रखा है 4 इंटू 10 सॉरी गाइस 14 है, 4 इंटू 10⁻³ दे रखा है दैट इज 1/√L। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू सॉरी गाइस एल की मुझे फाइंड आ गई, कितनी आ रही है 20 इंटू 10⁻³ इंटू सी की मुझे पता नहीं। तो 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ 10⁻³ या 10 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब जब मैं इसको 10⁻² के बाहर निकालूंगा तो रूट से स्क्वायर करेगा तो 10 बाहर निकलेगा, और नीचे आ रहा है तो ऊपर पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, तो 10 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, इसको करेंगे कि कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, रूट है, रूट में स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा इधर, जब 4 4 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ का 6 हो जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा 100/2
2 इंटू सी आ जाएगा। अब 100 से 10 टू द पावर 6 में डिवाइड करेंगे तो किधर आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। आपको पता हो कैसे करते हैं। अब मुझे सी चाहिए, क्या चाहिए, सी। तो सी को इस तरफ ले आऊंगा, बाकी इसको इन दोनों को इस तरफ ले जाऊंगा। तो सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 4। दैट इज, अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो एक बार इस सबको मिटा देता हूं मैं, इसको सब मिटाऊंगा एक साथ। तो 1/32 और 10 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब 1/32 आ रहा है, 1/32 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 से ऊपर गुणा कर दूंगा और 100 से नीचे डिवाइड कर दूंगा, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड इक्वल करूंगा। तो ऊपर ले जाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा और इससे जुड़ जाएगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो 32 में 100 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ऑन एन एवरेज जाएगा 3 के आसपास। क्या 3 के आसपास। या देखो इसमें पॉइंट में तो वैल्यू पूछनी है, इसमें डिवाइड में पूछिए तो हम सीधे सिंप्लीफाई करते हैं। किससे डिवाइड जा रहे हो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा, 25/8। और 10 टू द पावर -6 क्या होता है, 10 टू द पावर -6 होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो। तो क्या आ जाएगा 25/8 माइक्रो फैराड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एज यू कैन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम दे रखा है, ये आरएलसी सर्किट है, क्योंकि इधर आर है, इधर एल और इधर सी। आरएलसी सर्किट है, ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं। और जो V1 क्या, V1 है इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाला इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो आर किस ड्रॉप में वोल्टेज है। और V2 क्या, V2 है इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये V2 का एक कॉर्नर तो इससे कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ जाके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये L एंड C दोनों के कंबाइंड वोल्टेज है, L और C दोनों के स्ट्रोक पे कंबाइंड वोल्टेज V2। और V3 क्या है, V3 है, V3 एंड में जाके देखो यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है और ये एंड में जाके यहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो V3 क्या है, V3 पूरी RLC पूरे तीनों का एक कंबाइंड वोल्टेज है, कंबाइंड वोल्टेज है। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो हमें पूछा है कि विच वोल्टीमीटर विल शो जीरो रीडिंग एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी जब हम आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं या कम करते जाते हैं, चेंज करते हैं, तो एक अनुनादी आवृत्ति आएगी। तो उस अनुनादी आवृत्ति पे इनमें से कौन सा वोल्टमीटर जीरो बताएगा, यानी उसकी रीडिंग जीरो होगी। तो फिर बेसिकली V1, V2, V3 ऑल ऑफ दी, यानी तीनों के तीनों शो करेंगे। सो गाइस V1 आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम V1 फाइंड करें तो V1 क्या होगा, V1 होगा I, क्योंकि इस पूरे में करंट I जाएगी, इसमें I जाएगी यहाँ से और यहाँ से भी I निकलेगी, ये भी यहाँ से भी I निकलेगी। तो I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R दे रखा है। और V2 क्या होगा, V2 होगा I इंटू नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि I तो सेम जाएगी। अब रेजिस्टेंस नेट लेना है V2 पे रेजिस्टेंस नेट क्या होगा, XL माइनस XC, XL माइनस XC होगा, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस आपको पता है, क्योंकि जो L होता है, L का जो करंट से 90 डिग्री ऊपर होता है और XC का नीचे की तरफ होता है, तो एक अपोजिट में डायरेक्शन है। तो XL माइनस XC या XC माइनस XL आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। IX इंटू XL माइनस XC, XL माइनस XC, ये तो जीरो नहीं हो सकता, I इंटू है, ये I इंटू है। और ये तो जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि I की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। तो V1 और ऑल ऑफ दी अबव तो कैंसिल आउट हो गए ना। लेकिन इसमें पॉसिबल है क्योंकि XL माइनस XC यानी घट रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और हमें पता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तब उस पर क्या होता है, XL बराबर XC, अनुनादी आवृत्ति पे क्या होता है, XL बराबर XC। तो XL बराबर XC करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे XL माइनस XC बराबर जीरो, या XC माइनस XL भी बराबर जीरो हो जाएंगे ना। ये तो आप पता ही है कैसे हो जाएंगे। तो XL माइनस XC बराबर जीरो करें तो I इंटू जीरो दैट इज जीरो आ रहा है, यानी V2 की वैल्यू हमारे पास जीरो आई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। V3 इसलिए नहीं होगा, V3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि V3 के लिए क्या आएगा, I इंटू नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, रूट, मुझे पता है Z होता है ना RLC सर्किट, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL माइनस XC तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो रूट R का स्क्वायर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो I इंटू R, तो V3 भी जीरो नहीं हो सकता, V2 ही पॉसिबल है क्योंकि उसमें XL माइनस XC आ रहा है। जब घट रहा है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे XL बराबर XC हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आप खुद भी ऐसा XL माइनस XC क्यों कर रहे हैं, हमने प्रूव भी करा चुके हैं। और ये भी देख सकते हैं भाई, जो है L में ऊपर की तरफ आता है ना, 90 डिग्री अबव होती है, और जो C में 90 डिग्री नीचे की तरफ होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इनका जो नेट निकलेगा वो घटाने के बाद निकलेगा। सो बी इज द राइट आंसर। सो V2 वोल्टेज की जो है रीडिंग जीरो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है मैंने ये बता दिया।